तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हमें करना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का 4th यूनिट बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं हमें पता है, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेंगे उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब हम मिक्सिंग करते हैं अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हमने अपने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, आपने कहीं ना कहीं इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, जब इनको हम आपस में मिक्स करते हैं तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक है, आपको आता होगा, इजी है। ठीक है, शांत के सुनिए। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में तीन तरह के हाइब्रिडेशन को पढ़ना है। एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। ठीक है, तो sp3 कैसे बना होगा? जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं एक s और तीन अलग अलग p ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो हमारा sp3 बनता है। ठीक है, सिमिलर वे में एक s और दो अलग अलग p को जब हम इंटरमिक्स करेंगे तो sp2 बनेगा, और एक s और एक p को इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास sp बनता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर का मीनिंग होता है बेसिकली यहाँ पे कितने s और कितने p यूज करें। ठीक है, जैसे हमने एक s और तीन p यूज किया तो 3 + 1 4। यहाँ पे हमने एक एस दो पी यूज किया तो 2 + 1 3। यहाँ पे एक एस और एक पी यूज करा तो 1 + 1 2। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बेसिक था, आपको स्टेरिक नंबर समझ आ गया होगा। ठीक है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमें ज्योमेट्री हमें याद रखनी पड़ेगी कि sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, sp2 की ट्रायंगल प्लेनर होती है और sp की लीनियर होती है। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो sp3 हैगा ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, sp2 जो होता है वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो sp होता है ये हमें ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में हमारे पास तीन तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो होता है बॉन्ड लेंथ, दूसरा होता है बॉन्ड एनर्जी और तीसरा होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अब इनको ही हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो एटम है अलग अलग, जो कि एक दूसरे से कोवलेंटली बॉन्डेड है। कोवलेंटली बॉन्डेड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, और आपको पता है कि कभी भी ऐसा होता है तो हमारे पास जो एटम्स होते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अंदर सबमर्ज टाइप में। ठीक है, अब इन दोनों के सेंटर्स को जो हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड है, इसमें तीन बॉन्ड है, तो लगातार क्या हो रहा है? नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, और इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाला जो है उसके बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होते हैं, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, किसकी ज्यादा होगी। तो पहले में हमको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो Cl2 है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू N2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है कि किसमें ज्यादा होगी, HBr की या HF की। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड तो आपको दिख रहे होंगे कि बराबर है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि दोनों में सिंगल सिंगल है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आप बताइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ बताना ही नहीं है, हमें यहाँ पे Br और F में डिसाइड करना है। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद है, तो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, फिर हमने अभी याद हमें होना चाहिए कि रिलेशन में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कहीं ना कहीं कम आएगा, एंड इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि HBr की बॉन्ड लेंथ HF से ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी।
ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Cl2 का बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ये दो क्लोरीन एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दें, इसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे कि ये दोनों अलग अलग हो जाए, इस एनर्जी को ही हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। ओके, बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो कहीं ना कहीं उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, तो उसमें हमें याद है कि हमने देखा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन था। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम बॉन्ड एनर्जी की, तो इसमें दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही हो गया, आपको ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इजी है। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपको मतलब समझ आ गया होगा, इजी है। ठीक है, चलिए। इन विच वी रिक्वायर्ड मोर बॉन्ड एनर्जी, किसमें हमें ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, एचएफ में या एचआई में। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो यहाँ पे दोनों में बराबर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बता नहीं सकते। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे एच एच तो दोनों में कॉमन है। फ्लोरीन और आयोडीन में हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है एंड इसकी कम होती है, राइट। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी एंड इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगेन क्वेश्चन आ गया कि हमें इन तीनों में सेट करना है, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो हम ही हमने देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड से। ओके, तो यानी कि जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ये जो नाइट्रोजन वाले हैं, जिसमें तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, एंड इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड ऑफ एच एच। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है जो हमें पढ़ना है वो है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या है, नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल। ठीक है, दो या उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू और मोर बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे पहले में क्या है, दो बॉन्ड है ए एंड बी, तो इनके बीच में हमें एंगल दिख रहा है, ये कितना एंगल है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ए और सी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन 120 की तरह दिख रहा है, तो हमने मान लिया कि हाँ 120 होगा। ठीक है, अब वही, अब ये बॉन्ड एंगल का हमें एक ये ऑर्डर होता है, बस ये ऑर्डर याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसपी का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। sp2 का 120 होता है एंड sp3 का 109 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एसपी का आपका मतलब याद होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, sp2 हमें डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और sp3 सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बस ये रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, और आपको बेसिकली ये जो वैल्यूज है इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंक्लूजन कंपाउंड्स। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने में, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको इजीएस्ट वे में ये समझा सकूं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स। ठीक है, तो नाम से पता चला होगा, एक होस्ट होगा एक गेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले तो होस्ट, दूसरे गेस्ट। ठीक है, अब देखिए होस्ट इज जनरली हैव अ कैविटी। कैविटी का मीनिंग क्या होता है, फ्री स्पेस। तो जो होस्ट होता है उसके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाली स्पेस होता है। ठीक है, और इन विच गेस्ट कम्स, और उसके अंदर क्या होता है, गेस्ट आ जाता है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, बहुत इजी से समझ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये होस्ट बनाया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि इस होस्ट के पास कहीं ना कहीं बीच में सर्कुलर स्पेस में आपको दिख रहा होगा, इसके पास ये सर्कुलर वे में फ्री स्पेस है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, और ये हमारा गेस्ट है, गेस्ट का शेप भी यहाँ पे सेम सर्कुलर है। तो क्या हुआ, ये गेस्ट जाके इस होस्ट पे लग गया और हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम इंक्लूजन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो होस्ट था, होस्ट के पास फ्री स्पेस था, उसके अंदर क्या हुआ, गेस्ट आके बैठ गया, सिंपल। ओके, तो ये इस तरह के कंपाउंड्स को हम इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, इंक्लूजन कंपाउंड्स के टाइप्स हमने देख रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है चैनल कंपाउंड और दूसरा होता है केज कंपाउंड। इनके नाम में ही इनका सीक्रेट है। ठीक है, तो देखिए चैनल कंपाउंड में क्या होता है, इन दिस गेस्ट हैव चैनल लाइक कैविटी। ठीक है, बेसिकली इनके नाम जो है वो कैविटी को यानी कि फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में क्या है, यहाँ पे जो कैविटी होती है वो चैनल की तरह होती है। अब चैनल का मतलब वो क्या हो गया है, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो कैविटी होती है वो चैनल की तरह होती है, जिसके अंदर गैस आके बैठ जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं यूरिया के कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, आपको एक एक एग्जांपल इन दोनों का ही याद रखना होगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि चैनल कंपाउंड क्या होता है और उसका एक एग्जांपल से समझाइए। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे एक दोनों के एक एग्जाम्पल जो होंगे वो याद रखने होंगे, ठीक है। तो चैनल कंपाउंड जो होते हैं उसके हमने एग्जाम्पल देख लिया, यूरिया कॉम्प्लेक्स। अब यूरिया कॉम्प्लेक्स के अंदर होस्ट होता है वो हमारा यूरिया होता है, और जो गेस्ट होता है वो हमारा अल्केन होता है, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो यूरिया है, ये जो ग्रीन 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 दिख रहे हैं, ये हमारे पास यूरिया का कहीं ना कहीं कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो यूरिया का कंपाउंड होता है ये खुद को क्या करता है, हेक्सागोनिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसने एक तरह से हेक्सागोन बना रखा है, ठीक है। तो हेक्सागोन के शेप में ये होता है, ठीक है। अब आई होप आपको हेक्सागोन पता होगा, हेक्सागोन वही बेंजीन वाला स्ट्रक्चर जो होता है इस टाइप का, ठीक है। और ये जो रेड रेड मैंने कर रखा है ये बस मैंने शेप को अच्छे से दिखा सकूं इसलिए मैंने करा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो गेस्ट होता है वो अल्कीन होता है, ठीक है। तो ये अल्कीन क्या करेगा, बस चुपचाप जाके यहाँ पे जो कैविटी थी उसके अंदर बैठ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये जो सिंपल कंपाउंड होते हैं इनको ही हम चैनल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। बस याद ये रखना है कि जो चैनल वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं हेक्सागोन की शेप में होते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब हमें केज कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है। केज कंपाउंड को कैथरेट्स भी कहते हैं, आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर कैथरेट्स वर्ड यूज करेगा तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो कैथरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नाम है केज, यहाँ पे कहीं ना कहीं पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, केज बन जाता है, ठीक है। इन दिस गेस्ट हैव केज लाइक कैविटी, यहाँ पे जो कैविटी होती है वो केज की तरह होती है जिसके अंदर गेस्ट आके बैठ जाता है, ठीक है। इसको हमने एग्जाम्पल से समझा है क्विनोल कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। अब क्विनोल क्या होता है, एक बार आप क्विनोल को समझ लीजिए, क्विनोल के थ्रू ही आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए क्विनोल होता है क्या है, अगर आप एक बेंजीन बना रहे हैं और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप OH ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं तो इसको ही हम क्विनोल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्विनोल क्या करेगा, केज बनाएगा। अब केज बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहला हमने क्विनोल ही ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक क्विनोल है जिसको हमने लेटा के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और क्विनोल है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक तीसरा क्विनोल ले लीजिए, ठीक है। तो 3 क्विनोल हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीनों क्विनोल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे केज बना रहे होंगे, क्यों, क्योंकि तभी हमारे पास यहाँ पे एक केज बन पाएगा, ठीक है। अब ये जो बना रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बना रहे होंगे, ठीक है। ये जो OH है ये OH है, ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक केज बन गया, पिंजरा बन गया, तो आपको दिख रहा होगा ये पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा गेस्ट है यानी कि आर्गन है वो चुपचाप बस इसके अंदर आके बैठ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको यही एग्जाम्पल देना है, याद रखना है, एंड दैट्स इट। इसमें इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बेसिकली ये कहानी होती है जब एक अमीर दोस्त और एक गरीब दोस्त दोस्ती करते तो होता क्या है, ठीक है। तो देखिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, यानी कि एक ऐसा स्पीसी जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि अमीर है बेसिकली, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि बहुत गरीब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डेफिशिएंट कमी है उसके पास, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स करे जाते हैं, ठीक है, तो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो मिक्स होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई अमीर इंसान है और कोई गरीब इंसान है, अगर वो दो लोग दोस्ती करेंगे तो आपको पता होगा कि जो अमीर के पास पैसा होता है तो वो क्या करेगा, गरीब को पैसा देगा, राइट, यही होगा ना। अमीर के पास पैसा है और गरीब के पास पैसा नहीं है तो अमीर क्या करेगा, गरीब को पैसा देगा। यही चीज यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे जो अमीर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है टू द गरीब। गरीब का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है वो डोनर की तरह काम करती है। डोनर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता है, दान करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है वो क्या करती है, एक्सेप्टर की तरह काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ले लेती है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इन दोनों ने क्या करा, दोस्ती करी, यानी कि आपस में रिएक्ट करा, इक्वल मतलब इक्वल अमाउंट में थे, दोस्ती करी। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ये कहीं ना कहीं एरो बना के में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, होल में ऐसे पूरा कंपाउंड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है इसी को हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली एक चार्ज ही तो है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ओके। अब ये जो दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है इसके जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हमें समझना है। अगेन इसका भी एग्जांपल के साथ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको ये वाला एग्जांपल याद करके रखना है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले एक हमने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी लिया है, ठीक है, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो सिंपल है, बेंजीन बना के ऊपर और लेफ्ट और राइट पे हम क्या करना है, CH3 जोड़ देना है, तो ये 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, बहुत पैसे वाली पार्टी है ये, ठीक है।
इसकी हमें दोस्ती करवानी है, यानी कि रिएक्शन करवानी है किसके साथ? गरीब इंसान के साथ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम बेंजीन बनाना है, ऊपर और लेफ्ट और राइट पे क्या करना है, NO2 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गरीब इंसान बन गया, और उसके बाद हमें बस यहाँ पे दिखा देना है कि अमीर जो होगा गरीब को पैसा देगा, एरो से ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से इस थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा पीछे जाके आप एक बार फिर से विजिट कीजिए इस वीडियो को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए, देन हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ओके, तो देर आर 4 इफेक्ट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये 4 इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस का दूसरा नाम मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है। तो इन चारों इफेक्ट्स को हमें अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, अभी फिलहाल के लिए आपको बस इनका नाम जान लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में उतना कुछ खास ये तो थी नहीं, बट मेजरली इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, और सॉरी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स था, एंड बाकी जो गिने चुने बॉन्ड पैरामीटर वाले टॉपिक्स थे वो थे, ठीक है। तो अब आपको एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर को, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था टाइप ऑफ बॉन्ड। तो 2 टाइप के हमारे पास बॉन्ड होते हैं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है। फिर हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा था। हाइब्रिडेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सेम रहती है, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर हमने ये तीनों को पढ़ा था, sp3, sp2 और sp को, ठीक है। sp3 क्या होता है? जब एक s और 3 p को हम जोड़ते हैं तो ये बनता है। एक s 2 p को जोड़ेंगे तो sp2 बनेगा, एक s और एक p को जोड़ेंगे तो sp बनेगा, ठीक है। फिर हमने इनका स्टेरिक नंबर भी पढ़ा था कि इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑर्बिटल जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 2 है। तो स्टेरिक नंबर पढ़ा था। देन हमने इनका ज्योमेट्री पढ़ी थी कि जो हमारा sp3 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है, sp2 वाले की ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और sp की लीनियर होती है, ठीक है। तो हमने छोटी छोटी चीजें थी जो हमने अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे बॉन्ड पैरामीटर, यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हमने देखा था कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, आपको बस ये याद रखना, ठीक है। और बाकी बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि जब 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं एक साथ, तो उन दोनों के सेंटर्स का, यानी कि न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा था। बॉन्ड एनर्जी क्या रहता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एक पहले से बने हुए बॉन्ड को दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे कि ये जो दोनों क्लोरीन है ये अलग हो जाए, इसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा उलट चलता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नंबर ऑफ बॉन्ड के से, इसमें क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। फिर हमने तो इसके बाद हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जब 2 या उससे ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको ही हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल की हमने सीधे सीधे वैल्यूज याद रखी थी कि sp अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन होगा तो इसका एंगल होगा 180 डिग्री, sp2 होगा तो इसका एंगल होगा 120 डिग्री, और sp3 होगा तो इसका एंगल होगा 109 डिग्री, ठीक है। ये आपको तीनों वैल्यू याद रखनी है, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, ठीक है। होस्ट के पास कहीं ना कहीं कोई फ्री स्पेस होता है, उसके अंदर ही ये जो गेस्ट होता है कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमने 2 तरीके के इसके टाइप्स पढ़े थे, एक होता है चैनल कंपाउंड, एक होता है केज कंपाउंड, ठीक है। तो चैनल कंपाउंड में जो कैविटी होती है, जो फ्री स्पेस होता है वो चैनल की शेप में होता है, ठीक है, और केज वाले में केज के शेप में होता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे डायरेक्ट क्लियर कर लिया था और एक एक एग्जाम्पल इनका याद कर लिया था, ठीक है। केज कंपाउंड का दूसरा नाम कैथरेट्स भी होता है। आपको दोनों के एग्जांपल और दोनों की डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने क्या करा था? दोस्ती निभाई थी बस बेसिकली, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है एंड वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच वाले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तक, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन,
रेजोनेंस या इसी का इफेक्ट, इसी का नाम मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। और तो हमने पढ़ा था इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? तो इन सबको हमने पढ़ लिया था, ठीक है? तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।